जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बड़े ही शानदार तरीके से एकदम खूबसूरत, लाजवाब अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी का रिवीजन भी एकदम बहुत ही प्यारे से, शानदार तरीके से चल रहा होगा। तो आ जाएंगे सभी लोग एक बार और मुझे बताएं कैसे हैं आप सबके हालचाल, कैसे हैं आप सबके हालचाल और आप सभी का रिवीजन कैसा है। राम राम जी, राम राम साहब, राम राम। मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ, बेहतरीन हूँ, जबरदस्त हूँ, जिंदाबाद हूँ। तो एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ कल के पढ़े हुए में से, ताकि आपका रिवीजन चेक हो जाए। तो मेरा प्रश्न आपसे है कि बताइए, जो एक्स तरंगे हैं, एक्स रेज ले लेते हैं, एक्स किरणों की बात कर लेते हैं, एक्स रे यानी कि एक्स तरंगे, क्या ये निर्वात में चल सकती हैं? बताइए, क्या एक्स तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? क्या एक्स तरंगे वैक्यूम में चल सकती हैं? यस या नो आप सभी कहेंगे। बताएंगे एक बार सभी इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एकदम शानदार, जबरदस्त से आंसर आते हुए दिल खुश हो जाता है जब आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि हाँ, आप सभी का जो रिवीजन है एक सही ट्रैक पर है, आप सभी रिवीजन कर रहे हैं। तो प्रविंद हैं, अंजू हैं, प्रमेश हैं, ललित, शिवा हैं, निशांत, दयानंद हैं, कपिल, प्रियांशी हैं, योगिता, गुलशन, हेमंत, सोनू हैं, तनुजा, विपिल हैं, अंकित, रवि, मयूर हैं, सोनू, संगीता, और सभी का एकदम लाजवाब आंसर है। ये उन बच्चों के नाम मैंने लिए हैं जो सही आंसर कर रहे हैं। तो एक्स तरंगें जो हैं वो वैक्यूम में बिल्कुल चल सकती हैं। एक्स किरणें वैक्यूम में बिल्कुल चल सकती हैं, क्योंकि ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। बहुत जबरदस्त, सभी का यस आंसर है। कुछ बच्चों का नो आंसर है, तो कृपया प्यारी एक बार फिर से कल की क्लास को रिवाइज करिए। आपको पता लगेगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें एक्स तरंगें भी आती हैं, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कृपया करके एक बार क्लास को ध्यान से देखें। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आज जो हम बात करेंगे, आज जो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा, ये रहेगा ध्वनि पर। ठीक है, चलिए, तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केवल और केवल ध्वनि के बारे में। कल परसों की जो क्लास रही थी वो वेव की रही थी, यानी तरंग की, और आज हमारा पूरा डिस्कशन चलेगा, पूरा का पूरा डिस्कशन चलेगा ध्वनि पे, यानी कि साउंड पे। तो आइए बात करते हैं ध्वनि की, यानी कि साउंड की। पीछे भी हमने एक एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। कैसी तरंगें होती हैं? ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, यानी कि कैसी तरह की वेव्स हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आपको याद हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हुआ करती थी, इनके चलने का पैटर्न क्या था? आपको शायद याद होगा कि ये दबती हैं और खुलती हैं, दबती हैं और खुलती हैं। जैसे मैंने बोला, और हरीश, तो मेरे गले में जो लैरिंग्स है, आपने बायो में जरूर पढ़ा होगा कि लैरिंग्स एक खास तरीके से हर एक शब्द के लिए कंपन करता है। जैसे मैंने बोला हरीश, तो मेरा लैरिंग्स एक खास तरीके से कंपन करेगा, और ये कंपन मेरे मुंह से बाहर निकलेंगे। ये कंपन हवा को अलग तरीके से दबाएंगे और खोलेंगे और हरीश के कान पे जाके टकराएंगे। हरीश के कान में मौजूद है एम्पलीफायर, ये इन कंपनों को एनलार्ज करेगा, यानी बड़ा रूप देगा, दिमाग को सिग्नल पहुंचाएगा। दिमाग अपने अनुभव के आधार पर बताएगा कि तुमसे हरीश कहा जा रहा है।
ये सब प्रकृति का नियम है, इतना कुछ सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अगला प्रश्न आएगा कि ध्वनि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। आखिर वो कौन सी वजह है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे, ध्वनि के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कंपन यानी कि वाइब्रेशन। देखिए, हमारी जो आवाज निकलती है ये भी वाइब्रेशंस के कारण निकल रही है। मैंने जैसे कि कहा कि मैंने बोला, तो बोलने में क्या है, मेरा गला कंपन कर रहा है। आपने कभी मंदिर में घंटा बजाया हो, टन आवाज आएगी। आप तो हमेशा भगवान से एक ही चीज मांगते हो, ब्याह करवा दो। तो आपने देखा होगा, घंटे को अगर हाथ लगाएंगे तो ये वाइब्रेशन करेगा। स्कूल की घंटी टन 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 टन, तो टन टन के बाद उसे पकड़ के देखना, वो कंपन करती हुई नजर आएगी। तो जब कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी, कंपन करेगी, तो वो खास कंपन हवा को दबाएंगे और ये हवा का दबाव हमारे कानों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जितना पॉइंट आपको एग्जाम में जरूरी है उतने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं और ध्वनि का मुख्य कारण क्या है, कंपन है। आप चाहें तो ऐसे लिख देंगे कि कंपन क्या होता है, ध्वनि उत्पादन का कारण। प्रश्न यही आता है कि ध्वनि उत्पादन का कारण क्या है, यानी कि वाइब्रेशंस हैं द बेसिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। बेसिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि के उत्पादन का मुख्य कारण जो होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छे एक्सप्लेन करते हैं वेद प्रकाश जी, बहुत 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 सारा आभार। चलो जी, बहुत बढ़िया। नहीं सर, पहले नौकरी मांगते। चलो भाई, हाँ, तो ये नौकरी मांगने वाले बड़े चालाक हैं। इन्हें पता है सरकारी नौकरी लगेगी तो शादियों के रिश्ते अपने आप आएंगे। शादी तो शादी, साथ में दहेज भी मिलेगा, है ना बेटा। ये नौकरी वाले बहुत चालाक है। चलिएगा, तो क्या ये सभी को क्लियर है, एक बार बताएंगे। चलो, ज्यादातर बच्चों का यही आ रहा है कि सर पहले हम नौकरी मांगते। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी सोच भी अपनी जगह सही है। तो ये तो मैंने साथ के साथ लिखा है, आशा करूंगा आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। अब सुनिए, ये हो गया ध्वनि उत्पादन का कारण, ये यहां मैंने लिख भी दिया है, बाद में नोट कर लेना। अब देखिए, एक चीज होती है आवृत्ति। भाई हरीश, एक वीडियो तुम ओबीएस में लगा पाओगे? लगाओ तो ठीक है, नहीं तो लो, एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, इनको आज आवृत्ति दिखाई देते हैं ना। ये ओबीएस में लगानी है। देखो, आज तक ना आपने केवल आवृत्ति ऐसे पढ़ी होंगी कि इतने हर्टज उतने हर्टज। आज मैं आपको आवृत्ति फील कराता हूं कि आखिर आवृत्ति होती क्या है। मैं आपको आज आवृत्ति सुना के दिखाता हूं। ये तो बस एक सेकंड का समय दीजिए और मैं आपको आवृत्ति अब सुना के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग डालेंगे आप आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, और बात करेंगे कि क्या होती है आखिर फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या है, आवृत्ति का अर्थ क्या है। आवृत्ति का अर्थ होता है कि कंपन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आवृत्ति का मतलब होता है कंपन। अब देखो, कंपन से क्या संबंध है भाई। हो सकता है कि अगर कोई तरंग ऐसे चल रही है तो एक सेकंड में वो कितना ऊपर कितना नीचे होती है, लेकिन ध्वनि तो दब के और खुल के चलती है। तो यहां पे मतलब है फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से, कि ये एक सेकंड में कितना दबती और कितना खुलती है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति कहते हैं। हरीश भाई, एक वीडियो सेंड किए। हरीश भैया अभी एक वीडियो लगाएंगे, तब तक हम आवृत्तियों के प्रकार पढ़ लेते हैं। आवृत्ति ना आज मैं आपको सुना के दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। अभी बस वीडियो लग रही है, तब तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आवृत्ति होती है रेंज के हिसाब से तीन तरह की। मैं तीन कैटेगरी बनाऊंगा आवृत्तियों की, फ्रीक्वेंसी की। अच्छा, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये तो सबको पता है। तो मैं तीन कैटेगरी बताऊंगा।
पहली कैटेगरी है ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। एक कैटेगरी रखेंगे हम जिसमें 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति रखेंगे, और एक कैटेगरी रखेंगे जिसमें हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति रखेंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। 20 से 20,000 एक ऐसी रेंज है कि इसको हम कहते हैं श्रव्य, यानी कि सोनिक। ये वो रेंज है जिसे इंसान सुन सकता है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं? श्रव्य। यानी कि अगर कोई भी साउंड इतने रेंज में है तो उसे इंसान सुन सकता है, और अगर ये उससे कम है तो ये सुनने में बुरा है, यानी कि इंफीरियर है, तो इसका नाम है इंफ्रासोनिक, यानी कि बुरा है। बुरे का मतलब हिंदी में क्या कहोगे? अवश्रव्य, कि भाई ये सुनने लायक नहीं है, अवश्रव्य है। और इससे ज्यादा तो फिर ये सुनने की सीमाओं से परे है, तो इसका नाम है पराश्रव्य। परा है जो, परे है जो सुनने की सीमाओं से। अल्ट्रासोनिक, क्या नाम होगा इसका? अल्ट्रासोनिक। ठीक है, चलिए जी, हरीश तैयार है? चलो एक बार इन्हें सुना दो फ्रीक्वेंसी। देखो भाई साहब, रिक्वेस्ट है, आवाज बहुत तेज आएगी। अगर आप उसका यूज कर रहे हैं हेडफोन वगैरह का, तो साउंड कम कर लेना एक बार अपने फोन का। ठीक है, तो अभी आपने फ्रीक्वेंसी को आज सुना होगा। बड़े कहते होंगे कि भाई ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी, तो मेरे हिसाब से अगर आपने फ्रीक्वेंसी को महसूस किया हो, तो साउंड यानी कि ध्वनि के संदर्भ में इसका मतलब होता है आवाज का पतलापन। आपने महसूस किया हो जब ये शुरुआती दौर में था, कम फ्रीक्वेंसी थी, कम आवृत्ति थी, तो आवाज मतलब नॉर्मली मोटी थी, और जैसे 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 ये बढ़ती है तो पतली होती चली जाएगी, और एक समय के बाद ये इतनी पतली हो जाती है कि आपको सुनाई भी नहीं देती है। तो दरअसल क्या होता है कि ना तो आपको बहुत ज्यादा मोटी आवाज सुनाई दे सकती, ना ही आपको बहुत ही ज्यादा पतली आवाज सुनाई दे सकती। समझ गए? आपको एक रेंज में आवाज सुनाई देती है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो शायद आप कभी ना भूलें कि इतने रेंज तक आप सुन सकते हैं ना, इतने तक सुन सकते हैं। शुरुआत में आप कह रहे थे आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, बाद में आके भी ये 20,000 हर्ट्ज पे हम ले नहीं जा सकते, आपको सुनाई नहीं देगी, इतनी पतली हो जाती है, फिर आपको ये सुनाई नहीं देगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को मजा आया एकदम, फ्रीक्वेंसी को आज उन्होंने सुना पढ़ने के बजाय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बात आती है कि बताइए इंसान कौन सी आवृत्ति सुन सकता है।
यही प्रश्न आएगा कि बताइए इंसान जो है कौन सी आवृत्ति सुन सकता है। तो आप कहोगे कि केवल इन्हें श्रव्य की कैटेगरी में, इस कैटेगरी में इंसान सुन सकता है। इंग्लिश वाले भी जानते हैं भाई इंसान या सुनता, तो इंसान सुन सकता है, इन्हें इंसान नहीं सुन सकता, इन्हें इंसान नहीं सुन सकता, इंसान नहीं सुन सकता। और जो हाई वाली होती है उसे भी इंसान नहीं सुन सकता, यानी कि इसको भी इंसान नहीं सुन सकता। ठीक है, तो भाई फिर कौन सुन सकता है इन्हें? देखो, इन्हें सुन सकता है इंफ्रासोनिक को व्हेल, व्हेल मछली जो होती है, आपका हाथी हो गया, कहीं कोई ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है, तो विस्फोट में ही यही फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। विस्फोट हो गया भूकंप जो आपका आता है उसमें भी यही फ्रीक्वेंसी बनती है। इनको कौन सुन सकता है? तो इनको सुन सकते हैं जैसे कुत्ता हो गया, जैसे कि बिल्ली हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चूहे, ये इन सबको सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है भैया इनको कैसे याद रखें, कौन सुन सकता है? तो याद रखना जो छोटी फ्रीक्वेंसी है, जो छोटी आवृत्ति है, उनको बड़े लोग मतलब बड़े जानवर सुनेंगे। भाई व्हेल हो गया, हाथी हो गया, विस्फोट भी एक बड़ी घटना है, ब्लास्ट होना, भूकंप का आना एक बड़ी घटना है। तो बड़ी या बड़ी घटनाओं के लिए छोटी आवृत्ति, बड़ी आवृत्तियों के लिए छोटी छोटी चीजें। चमगादड़ भी इसी कैटेगरी में आता है, चमगादड़ भी इसी कैटेगरी में आता है जो आपका बैट होता है। ठीक है, तो एक यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। एक तो रेंज से प्रश्न बन सकता है, सर फिजिक्स से डरती थी पर अब नहीं डरती आपसे पढ़ के। चलिए बहुत अच्छी बात है आरती, बहुत बढ़िया। और ये हैं आपके विशाल, बहुत बढ़िया समझ में आया, वेरी गुड अवध भाई, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए, तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अभी सुनो और प्रश्न कैसे बनते हैं, स्पेशली अल्ट्रासोनिक से, यानी कि पराश्रव्य से प्रश्न आता है। अल्ट्रासोनिक से बनने वाले प्रश्नों की बात करें अगर हम, ये टोटल के टोटल अल्ट्रासोनिक से बनते हैं। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव्य। तो पराश्रव्य से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न बनेगा कि चमगादड़ अपना रास्ता देखने के लिए किस आवृत्ति का इस्तेमाल करता है? चमगादड़ अपना रास्ता देखने के लिए, दिखता तो है नहीं, रास्ता पता करने के लिए, कहिए रास्ता पता करने के लिए पराश्रव्य का ही इस्तेमाल करता है। तो इनका इस्तेमाल करता है चमगादड़ अपना रास्ता देखने के लिए, मतलब अपना रास्ता पता करने के लिए। अब बात आती है कि चमगादड़ इनसे अपना रास्ता कैसे देखता है। देखो, जब भगवान के यहाँ जीव जंतु बनने तो चमगादड़ की अलग ही डिमांड थी भाई। जैसे भगवान ने पूछा बताओ भी तुम्हें क्या चाहिए, तो जैसे लड़कों ने कहा कि भगवान हमें थोड़ी सी बुद्धि दे दो, और उसी समय पे जो दीदी लोग थे उन्होंने मेकअप मांग लिया। भाई बुरा मत मानना कोई भी प्लीज़, हंसी मजाक की बात है। जो हमारा हरीश है, इसने कहा कि जी मुझे तो ढेर सारे सर पे बाल दे दो जिन्हें मैं खड़े कर सकूं बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वैसे ही चमगादड़ ने क्या मांगा, चमगादड़ ने कही भगवान जी, जैसे मान लो कि बगुला था, वो कह रहा भगवान जी मुझे भयंकर गोरा बनाओ, एक्स्ट्रा वाइट। चमगादड़ क्या कहता, भगवान जी वो बिल्कुल तुम कालो बना दो, कोई समस्या ना है, लेकिन मुझे ऐसी खासियत दो, ऐसी खासियत दो कि मैं रात में देख सकूं। भगवान जी ने कहा यार रात में देखो, देखने के लिए तो मेरे पास आंखें हैं नहीं, अंधेरे में तो देखने के लिए मैंने कोई आंखें नहीं बनाई, लेकिन मैं तुम्हें अल्ट्रासोनिक दे देता हूं, पराश्रव्य तरंग दे देता हूं। तब देखिए चमगादड़ कैसे इस्तेमाल करता है। जब चमगादड़ रात में उड़ता है, ये चमगादड़ है मान लो जैसा भी चमगादड़ है, और मान लो रास्ते में कोई खंबा है, तो चमगादड़ क्या करेगा, अपने मुंह से लगातार पराश्रव्य तरंग निकालेगा, ची ची करके गजब तरीके से ऐसे करता रहता है। तुम कहोगे हमें तो सुनाई ना दे, अरे भैया पराश्रव्य तरंग है, इतनी पतली है तुम्हें नहीं सुनाई देगा। अब ये पराश्रव्य तरंगें जाके टकराएंगी खंबे से, और टकराते ही वापस लौट आएंगी चमगादड़ के पास। अगर ये तरंगें चमगादड़ के पास लौटी तो चमगादड़ समझ जाता भाई रास्ते में तो कुछ है, रास्ते में कुछ ना कुछ है, तो ये अपना रास्ता बदल लेगा। अगर ये खाली निकल जाती इसका मतलब रास्ता क्लियर है, सिग्नल क्लियर है। तो चमगादड़ ऐसे लगाता है अपना रास्ता पता।
दूसरा इस्तेमाल कहां होता है इनका? दूसरा इस्तेमाल होता है भाई साहब जहाजों में। देखो जैसे ये जहाज है, पानी का जहाज। अब पानी के जहाज में रास्ता जो है, आगे आगे का रास्ता, पानी के जहाजों के नाविक जो होते हैं वो अपना आगे का रास्ता कैसे देखें? क्यों भैया आगे के रास्ता में कहाँ दिक्कत है? क्योंकि पानी में जो है ना, जैसे मान लो ये पानी पे तैर रहा है, तो पानी में क्या होते हैं? आइसबर्ग, यानी कि हिमखंड। हिमखंड ऊपर तो निकले रहेंगे जरा से, और नीचे रहते हैं बहुत गहराई में छिपे हुए। तो अगर वो इसको देख के आगे बढ़ जाएगा तो नीचे पूरा बवाल है, शिप रुक जाएगा पूरा। तो वो क्या करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ते हैं, वो पराश्रव्य तरंगें छोड़ते हैं। ठीक है, यहां से पराश्रव्य तरंगें छोड़ेंगे, और ये पराश्रव्य तरंगें अगर सारी की सारी टकरा के लौट के आ गई, मतलब इतनी एरिया में से तरंग टकरा के लौटी है, तो वो समझ जाएंगे भैया नीचे इतना बड़ा कुछ है और ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जहाजों का नाविक जो होता है अपना रास्ता पता करने में करता है। लिख सकता हूं मैं। लगे हाथों एक चीज और कंप्लीट करो कि आखिर जहाजों का नाविक जो है इन पराश्रव्य तरंगों को किस तरीके से छोड़ता है। मतलब जहाज के नाविक के पास ऐसा क्या है? भाई चमगादड़ के पास तो गला है, जहाज के नाविक के पास क्या है? तो जहाज के नाविक के पास रहता है फेदोमीटर। क्या रहता है? फेदोमीटर। याद रखना, पीछे भी हमने पढ़ा था कि फेदोमीटर का इस्तेमाल समुद्र में गहराई पता करने के लिए किया जाता है। अब देखो इसी से रास्ता पता कर लेते हैं, इसी से गहराई। और दरअसल फेदोमीटर क्या छोड़ता है? फेदोमीटर को हम कहते हैं सोनार। ये एक टेक्निक है सोनार, मतलब फेदोमीटर को ही हम सोनार कहते हैं। सोनार का मतलब क्या है? सोनार का मतलब है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि सोनार कुछ अलग नाम नहीं है, ये तो एक फुल फॉर्म है जो हम कर रहे हैं। कैसे? सुनो, नेविगेशन का मतलब होता है रास्ता पता लगाना, आपने गूगल मैप में भी देखा होगा नेविगेशन। रेंजिंग का मतलब क्या होता है? दूरी का पता लगाना। किसकी मदद से? साउंड की मदद से। तो साउंड की मदद से हम यहां रास्ता भी पता लगा रहे हैं, साथ ही हम समुद्र की गहराई का भी पता लगाते हैं। कैसे? इसी से फिर से ये सोनार छोड़ेगा। मान लो समुद्र का तल यहां है, तो इसी से छोड़ी जाएंगी सोनार, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, और इससे टकरा के फिर से ये वापस लौट आएंगी। अब हम ये देख लेंगे जब हमने तरंगें भेजी तो कितना टाइम हो रहा था, और जब तरंगें आई हैं तो कितना टाइम हो गया है। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे तरंगें कितनी देर में गई, कितनी देर में आई, समय पता लग गया। चाल हमें पता है अल्ट्रासोनिक तरंगों की पहले से ही, पराश्रव्य तरंगों की चाल पता है, समय पता है। चाल बराबर दूरी बटे समय से दूरी का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, यानी कि रेंजिंग करने के लिए, और नेविगेशन का मतलब समुद्र मतलब अपना रास्ता क्लियर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो चाहे आप सोनार कहिए, चाहे आप पराश्रव्य तरंगें कहिए, दोनों एक ही बात है। दोनों कभी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, मेरा वादा रहा। तो जैसे मैं जब ये करवा रहा होता हूं तो बच्चा कहेगा जी ना गुरु जी सोनार हो गया, वो तो सोनार। अब आप शायद समझ गए होंगे कि सोनार से ही अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। तो अगर प्रश्न आए कि बताइए समुद्र में नाविक अपना रास्ता कैसे क्लियर करता है, तो या तो ऑप्शन में सोनार होगा या फिर अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य होगा। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, तो कितने इस्तेमाल हो गए इसके? एक तो चमगादड़ अपना रास्ता पता करने के लिए करेगा। दूसरा, जो नाविक होते हैं, नाविक मतलब जहाज चलाने वाले कैप्टन जो होते हैं, कैप्टन जो होते हैं वो रास्ता पता करने के लिए, रास्ता पता करने में और समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, साथ ही हम इसका उपयोग समुद्र में छिपी हुई वस्तुओं में भी कर लेते हैं कि समुद्र में क्या छिपा हुआ है। वही प्रिंसिपल है कि तरंगें टकरा के लौट के आएंगी। समुद्र में छिपी, समुद्र में छिपी
वस्तुओं का पता लगाने में, समुद्र में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में। ठीक है, चलो। रडार के बारे में सीताराम जी मैंने कल ही परसों की क्लास में बताया था, शायद आपने परसों की क्लास नहीं देखी है। रडार के बारे में मैंने वहां बता दिया था। तो एक बार बताइए, क्या अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य से बनने वाले सारे प्रश्न क्लियर हैं? और मैं वादा करता हूं आपको समझ में आ गया ना, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए आप कर जाओगे। ठीक है, नहीं गौरव, ऐसा नहीं होता है। तो एक बार कृपया हम सब करें कि भैया हमें आवृत्ति और अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य से बनने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। अशोक भाई बिल्कुल हो जाएगी तैयारी, पहली बार ऐसा फिजिक्स पढ़ रहा हूं। थैंक यू सर, बहुत सारा आभार भाई विकास जी। सर डीजे से जो ध्वनि निकलती है कैसी ध्वनि है? भाई साहब वो बोल टकीला की ध्वनि है। ये क्या बात है यार, कैसी ध्वनि है ये पूछो कि सर उसकी आवृत्ति पूछो भाई, तरंग दैर्घ्य पूछो, ऐसी चीजें पूछो। कैसी का मतलब क्या होता है? चलो सभी को क्लियर है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो ये हो गई सारी की सारी अल्ट्रा। हाँ एक चीज और रह गई है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज में भी होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि मेडिकल में इसका इस्तेमाल कहां होता है? अल्ट्रासाउंड में। आपके पेट में कोई भी दिक्कत हो या जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ताकि अंदर जो फीटस है उसके बारे में सारी जानकारी हमें मिल सके। तो ये क्या होती है, तरंगें जाती हैं और एक इमेज बना देती हैं। अच्छा आपने ये नहीं पूछा कि भैया अल्ट्रासोनिक की क्यों इस्तेमाल करें इनमें? भाई करने को तो हम इंफ्रासोनिक भी कर सकते थे, अवश्रव्य भी। दरअसल देखिए हर जगह पे क्या है कि हम यहाँ ये चाहते हैं, भाई चमगादड़ के केस में क्या चाह रहे हैं कि अगर ये जाएं तो तरंगें टकराएं और फिर वापस लौट के आए। इनके लिए हमें चाहिए कि तरंगों के पास अच्छी खासी एनर्जी होनी चाहिए, और अवश्रव्य या श्रव्य तरंगों के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है। पता है चमगादड़ 1,20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की तरंगें यूज करती है, खतरनाक एनर्जी है। तो ऐसा ना हो कि अवश्रव्य तरंगें यूज कर ली, मरी सी तरंगें यहां तक गई यहीं मर गई, चमगादड़ को लगेगा रास्ता खाली है चलो, और भेड़ से टकराएगा बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हाई फ्रीक्वेंसी की, मतलब उच्च तरंग, उच्च आवृत्ति होनी चाहिए ताकि उनके पास ज्यादा एनर्जी हो। इसको क्या चाहिए? समुद्र का सीना चीरे, पानी को चीरे फिर ऊपर की तरफ जाए। यहां से देखो ये पानी को चीरती हुई फिर आगे जाए, तो हाई एनर्जी की तरंग दैर्घ्य चाहिए। हालांकि इसमें खर्चा बहुत आता है। चल, जीरो से हीरो बना दिए, अब सिलेक्शन के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे आइकन हो। गोलू बहुत सारा प्यार, और बाकी हम सब एक दूसरे का आइकन हैं, हम सब एक दूसरे से मिलकर बनते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां तक की बात हो गई क्लियर, ये हो गई ध्वनि की आवृत्ति। अगर ध्वनि की आवृत्ति क्लियर है तो ध्वनि का एक दूसरा मुद्दा उठाए लेते हैं। एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करने जरूरी है, ध्वनि की चाल से कई सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत बार आप कंफ्यूज होते हैं, बट आशा करूंगा कि इस क्लास के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा अगर आप ध्यान से बातों को सुनेंगे। तो ध्वनि की चाल क्या होती है? ध्वनि का चलना। अब बात आती है कि ये कितनी होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि ध्वनि की जो चाल है वो 332 है, कहीं 331 भी पढ़ा है, कहीं 333 भी पढ़ा है। चलो ठीक है, यहां तक भी हम मन को समझा लेते हैं। किसी बुक में आपको मिलेगी 331 मीटर पर सेकंड, किसी बुक में आपको मिलेगी 332, कहीं 331, कहीं 332, कहीं 333। चलो यहां तक भी हम मान लेते हैं कि एक आधा नंबर आगे पीछे हो जाता है, परंतु दर्द यहां शुरू होता है कि कहीं तो हमें ये 341 भी मिलती है, कहीं हमें ये 342 भी मिलती है, कहीं हमें ये 343 भी मिलती है। 44 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी समस्या है। सुनो, ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये जो चाल होती है ना, 331 हो, 332 हो, 333 हो, ये सारी की सारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती हैं। और ये जो चाल होती हैं ये आपकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती हैं, याद रखेंगे। तो ध्वनि की चाल, अब भैया मान लो प्रश्न आ गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होती है,
और ऑप्शन में ये तीनों हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे? कभी आ ही नहीं सकता ऐसा प्रश्न, कभी आ जाए तो मुझे दिखा देना। किसी बुक में आप ये पढ़ोगे, किसी बुक में ये पढ़ोगे, किसी बुक में तीनों एक साथ कभी भी नहीं देगा, या तो इसे देगा या तो इसे या इसे, बट अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन से, या तो ऑप्शन में ये होगा या तो ये होगा या तो ये, बट हो सकता है कि ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे आपको, भाई 333 भी मिल जाए और 343 भी मिल जाए। तो फिर आपको वहां डिग्री सेंटीग्रेड देखना है कि किस तापमान पर पूछा है, किस टेम्परेचर पर पूछा है। तो ये होती है ध्वनि की चाल। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने पर, गर्मी के बढ़ने पर बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ध्वनि की चाल ऐसे किसी और चीज के घटने या बढ़ने पर बढ़ सकती है? अच्छा, तापमान कहां का है? तापमान है उस जगह का जहां पर ध्वनि चल रही है। जैसे मान लो मैं और हरीश हैं, अब मेरी बातों को हरीश तो डायरेक्टली सुन रहा है, भैया ये कमरा है, अब इस कमरे का मान लो टेम्परेचर अभी 0 है, तो मेरे मुंह से जो आवाज निकलेगी उसकी स्पीड ये रहेगी। लेकिन अगर यहाँ थोड़ी सी गर्मी बना दूं मैं, अगर थोड़ी सी हीट बना दूं, तो मेरे मुंह से निकलने वाली साउंड की स्पीड अपने आप ही ये हो जाएगी। कितनी हीट बना दूं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कर दूं, यहाँ की हवा का जिसमें ध्वनि चल रही है। ठीक है जी। सर समुद्र में पानी के नीचे क्या होता है? सर बताओ ना, 3 दिन से पूछ रही हूँ सर समुद्र में। किट्टू मीना जी, पहली बात तो ये क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं। दूसरा, ये मेरे एरिया का सवाल नहीं है भैया, ये फिजिक्स का सवाल तो है नहीं, बायोलॉजी वाले उनसे, जियोग्राफी वाले सर से पूछना। तीसरी बात है, आप 3 दिन से पूछ के अपना समय व्यर्थ कर रही हैं, कृपया ऐसी चीज ना पूछें। बाकी सब बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं, पता है तुम्हारे कमेंट्स के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, उनको फिर हम पर गुस्सा आता है कि मास्टर पता नहीं ऐसे कमेंट पढ़ ही क्यों रहा है। लेकिन पढ़ने इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिर जिन बच्चों को रिप्लाई ना करूं उसको ऐसा लगता है मेरी बात नहीं पढ़ी जा रही है। तो प्लीज ऐसे रिप्लाई, ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, ठीक है? तो ध्वनि का जो स्पीड है, ध्वनि की चाल जो है वो टेम्परेचर बदलने के साथ बदल जाती है। क्या ध्वनि की चाल कुछ और बदलने के साथ भी बदलती है? बिल्कुल। आइए देख लेते हैं क्या क्या बदलने के साथ ध्वनि की चाल बदलती है। तो पहले समझ लो, फिर अच्छे से समय दे दूंगा नोट करने का। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, किसका टेम्परेचर? जहां पर ध्वनि चल रही है, इस हवा के टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूं, अगर मैं तापमान को बढ़ा दूं, ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूं, तो ध्वनि की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है? अगर मैं ह्यूमिडिटी को बढ़ा दूं, अगर मैं आर्द्रता को बढ़ा दूं, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है पता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में चिपचिपाहट। और चिपचिपाहट कब बढ़ती है? आप सोचिए, जून जुलाई के महीने में कितनी हवा चिपचिपी रहती है। तो जब तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो चिपचिपाहट बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर चिपचिपाहट बढ़ रही है, मॉइस्चर बढ़ रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है, तो चिपचिपाहट बढ़ने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। डायरेक्टली याद रखेंगे कि आर्द्रता के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होगी प्यारे बच्चे? बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है इसमें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं भी होता है कि जब सारी चीजें बढ़ रही हो या घट रही हो और एक चीज कांस्टेंट रहे, और वो क्या है? सुनो, कि अगर इस कमरे के प्रेशर के साथ में छेड़छाड़ करूं, जैसे हवा का मान लो कुछ प्रेशर है, कुछ दबाव है, अगर इस हवा को मैं दबाऊं या खोलूं, खोलने पे घटेगा दाब, प्रेशर, और दबाने पे बढ़ेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की चाल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखना, अगर तुम हवा के दबाव को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है? अगर तुम हवा के दबाव को या ध्वनि जिसमें भी चल रही है उसके प्रेशर को चेंज करोगे तो यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 3 चीजों। बताओ। रिकॉर्डेड क्लास आपको भाई बाद में मिल जाती है एप्लीकेशन पर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू बड़े भाई साहब। भाई एसपी चौधरी, बहुत सारा प्यार मेरे छोटे भाई एसपी भाई। सर आई वांट टू यू सर जी। अयोध्या जी, बहुत बढ़िया इंग्लिश आपने लिखी है, लेकिन मेरी समझ में कम आई है। आई वॉन्ट टू यू सर जी, आप मुझे चाहते हैं, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट यू टू सर जी, आई वॉन्ट यू टू अयोध्या भाई। ठीक है, चलो। चिपचिपाहट का मतलब होता है मॉइस्चर बढ़ जाना, हवा में आर्द्रता बढ़ जाना, नमी का बढ़ जाना, मॉइस्चर कंटेंट एयर का जब बढ़ जाता है।
चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए कि यहां तक हमें क्लियर है। अब एक चौथी बात आती है। एक भैया कह रहा है कि सर भैया अभी तो तुम यूं कह रहे हो कि हवा को तापमान बढ़ा दो, मॉइस्चर बढ़ा दो, यानी आर्द्रता या उसका प्रेशर दाब बढ़ा दो। अच्छा मैं क्या करूं, वो कह रहा है कि भैया मैं तो ऐसा कर रहा हूं, हवा निकाल के मैं जैसे तुम हरीश से अभी हवा के माध्यम से सुन रहा है हरीश तुम्हारी बात, मैं तुम्हें एक पाइप दे दूं, पाइप में बोलो फिर हरीश तुम्हारी बात को सुने। यानी कि उसने मीडियम ही चेंज कर दिया। या वो कह रहा है मैं तुम्हें और हरीश से उठा के पानी में फेंक दूं, अब बात करो। अब बताओ स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि वो मीडियम को ही बदले दे रहा है, माध्यम को ही बदले दे रहा है। एक कह रहे हैं दाब समझ नहीं आया, इसमें समझना ही कुछ नहीं है। बस ये समझ लो अगर दाब घटेगा या बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जहां कुछ समझने का नहीं है और वहां हम समझने की कोशिश करें तो समझ में आएगा ही क्या। क्यों भाई, भाई जिनके लिए तुम्हारे दिल में कोई मोहब्बत है ही नहीं और तुम उनसे कहो मोहब्बत की उम्मीद करो तो बेकार है उम्मीद करना। भाई यहां समझने का ही कुछ नहीं है, यहाँ तो बस याद रखना है कि अगर हम एयर का प्रेशर चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो तो अब सबसे बड़ा इफेक्ट देखते हैं मीडियम का, यानी कि माध्यम का। इसको कर दो हेडिंग नंबर 4 कि मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है, माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मीडियम के लिए आप याद रखेंगे कि अगर हम मीडियम मीडियम में मतलब 3 चीजें होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। यानी कि ठोस होता है, द्रव होता है और गैस। तो याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, सॉलिड्स में होती है, और सबसे कम होती है गैसेस में। उसके बाद लिक्विड में होती है। मतलब लिक्विड्स में कैसी रहती है, इनसे तो कम रहेगी, इनसे तो ज्यादा रहेगी, गैसेस से ज्यादा रहेगी और सॉलिड से कम रहेगी। यानी कि लिक्विड्स बीच में होते हैं। ठीक है जी। अवतार 2.0 वाले बैच में आप क्लास लेंगे कि नहीं? महेश बाबू बिल्कुल क्लास लेंगे। सही है। अच्छा इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा है? जैसे तुम कभी रेल में गए हो ना, ट्रेन में, तो आप कभी अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो जब ट्रेन दिखती भी नहीं है, बहुत दूर होती है, तो पटरियों से आवाज आने लगती है, झन झन। तो वहां पर साउंड कैसे आ रहा है? अच्छा ट्रेन उतनी दूर पे हॉर्न भी मार रही है लेकिन हॉर्न नहीं सुनाई देगा। हॉर्न की जो आवाज है वो आ रही है गैस में से, यानी हवा में से। और ट्रेन के चलने की आवाज नीचे से आ रही है पटरियों यानी कि सॉलिड में से। तो सॉलिड में से आ जाती है जबकि गैसेस में से नहीं आती है। हॉर्न की आवाज तो जब आती है जब ट्रेन काफी नजदीक आ जाती है। तो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा कोई मुझसे पूछे भैया चलो तुम वो न्यो बताओ कि सॉलिड्स में तो मान लो बहुत सारे सॉलिड है, बहुत सारे। भाई आयरन हो गया, मतलब लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और बहुत ढेर सारे सॉलिड है। भैया क्या सब में याद रखनी है? नहीं, कुछ लिमिटेड, आपको कुछ लिमिटेड ही लिक्विड, सॉलिड और गैस में याद रखनी है। जैसे अगर गैस में याद रखनी है तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ भी बदलती है और इसी पर पूछी जाती है। 25 पर ही पूछी जाएगी अगर किसी गैस में पूछी जाएगी। तो हवा में हम ऑलरेडी याद रख चुके हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 रहेगी। हाइड्रोजन गैस में 1284 रहेगी और हीलियम गैस में 972 रहेगी। मैंने बहुत कम चीजें आपसे सीधा याद रखने को बोला है, अगर कहा है तो फिर वो बहुत सारी मेहनत बचाती है आपकी। ठीक है। लिक्विड्स में ज्यादा से ज्यादा आपसे शुद्ध पानी में पूछा जाएगा तो 1498, और समुद्री जल में 1531। प्रश्न आता है कि बताइए समुद्र का जो पानी है उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे क्योंकि उसका घनत्व जो है, उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। तो डेंसिटी ज्यादा होने से वो भारी हुआ है और भारीपन उसको ठोस बनाता है, सॉलिड बनाता है। ठीक है जी। चलिएगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर दिनेश, बहुत सारा आभार। अवधेश जी इस बैच में तकरीबन आपकी 5 क्लासेज और होनी है, 4 से 5 क्लासेज। ठीक है। तो जैसे आपका वो बैच शुरू होगा उसके 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएंगी क्लासेज आपकी, ताकि आप वहां से आराम से ले सकें। गुरुजी बुक में हवा में ध्वनि का वेग 343 दिया है। शिख शेख सदीक जी, फिर वही बात आ गई। पूरी रात रोए, एक मरा वो भी सुबह उठ के भग गया। पूरी रामायण सिखाई, तुम लास्ट में पूछ रहे हो राम कौन है। भाई साहब इन्हीं डाउट से तो मैं आपको बाहर निकालना चाहता था। मैंने अच्छे से बताया था कि 343 कहाँ होती है, 332 कहाँ होती है भाई? तो एक बार प्लीज थोड़ी सी क्लास को पीछे करके देख लो। ठीक है। और अगर हम बात करें अब सॉलिड में किस किस में पूछी जाती है, तो आयरन में पूछी जा सकती है आपसे 5130। स्टील यानी कि इस्पात में पूछी जा सकती है, इस्पात में आपकी होती है 5960 मीटर पर सेकंड। निकल में आपसे पूछी जा सकती है, ये 6040 होगी। एल्यूमिनियम में आपसे पूछी जा सकती है, ये 6420 होगी।
अब यहां बड़ा दिल पे दर्द होता है, क्या आपने आज तक पढ़ा है स्टील में सबसे ज्यादा होती है, इस्पात में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो स्टील से भी ज्यादा एल्यूमिनियम में है। स्टील में है 5960 और एल्यूमिनियम में है 6420 मीटर पर सेकंड। समझे भैया? ऐसे कैसे कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत लचीला होता है। ठीक है, अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी मैंने तो स्टील पढ़ी। फिर से ऑप्शन क्वेश्चन देखना, जब तुमने स्टील पढ़ा होगा ना तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन ही ऐसे होंगे। क्वेश्चन होगा निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है। ए ऑप्शन रहा होगा मान लो आपका लोहा यानी कि आयरन, बी ऑप्शन रहा होगा हवा यानी कि एयर, सी ऑप्शन रहा होगा पानी यानी कि वाटर, डी ऑप्शन रहा होगा स्टील यानी कि इस्पात। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी तीन ऑप्शनों में इससे कम होगी, इसलिए स्टील को ज्यादा कह दिया होगा। अगर स्टील के साथ एल्यूमिनियम भी हो, निकल हो, तो फिर एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है जी, चल तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया हमें ध्वनि की चाल से संबंधित सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर हाँ तो थम्स अप करिए, नहीं तो कृपया करके पूछिएगा। चलो बहुत बढ़िया। डबल क्लास करनी है क्या 2.0 में? देखो 2.0 में मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, पहले वहां शायद बायोलॉजी चलेगी, फिर या तो फिजिक्स चलेगी या केमिस्ट्री। अब अगर तुम्हें लगे कि भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने अच्छे से यहाँ समझ ली, मेरे पास नोट से रिवीजन कर लूंगा, तो फिर आप वहां पे ऐसे कर सकते हैं। बट आपको लगे कि ठीक है भाई मुझसे अगर मैं खुद से पढ़ता हूं तो उतना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ पाता, अगर आपने पहले बैच ले लिया तो आप समझदार हो। अब दोबारा बैच में क्या है, बस आप रिवीजन करेंगे उस चीजों का। तो आप चाहें ये भी कह सकते हैं कि भैया मैं तो तुम्हारी क्लास में आऊंगा लेकिन मैं रिवीजन करूंगा, तो रिवीजन होता रहेगा आपका, आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। चलो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे ध्वनि की चाल रहती है। चल तो ये हो गई ध्वनि की चाल। अब देखिए एक प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए जब कोई पटाखा फूटता है, पटाखा फूटने पर, पटाखा जानते हैं ना आप, पटाखा फूटने पर या फिर कहेगा या बिजली कड़कने पर, जो थंडर स्टॉर्म होती है, बिजली कड़कने पर, बिजली कड़कने पर चमक जो होती है, चमक, चमक पहले दिखाई देती है, चमक पहले दिखाई देती है, चमक पहले दिखाई देती है जबकि आवाज बाद में सुनाई देती है। ऐसा आपने महसूस किया है? जबकि आवाज जो है वो बाद में, आवाज बाद में सुनाई देती है। बताओ इसका क्या कारण है? तो सुनो, जैसे ही बिजली कड़की या फिर आपने नीचे से पटाखा फोड़ा तो उसकी चमक आपको पहले दिख जाएगी और ऐसा लगेगा थोड़ा बाद में इसकी आवाज सुनी है। क्यों? सुनो, दो चीजें हैं, एक तो चमक का दिखाई देना, तो एक तो चीज है दिखाई देना और एक चीज है सुनाई देना। ठीक है, तो दिखाई देना जो है, दिखना जो है, ये होता है दरअसल, दिखना होता है प्रकाश की गति के कारण, यानी लाइट के कारण। भाई प्रकाश की गति से ही तो आपको कुछ चीज दिखती है। और सुनाई देना ध्वनि के कारण है, सुनाई देना ध्वनि के कारण है, यानी साउंड के कारण है। तो प्रकाश की गति जो होती है ये होती है इतने मीटर पर सेकंड, और जो साउंड की स्पीड होती है, अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो 343 या 344 मीटर पर सेकंड है, कुछ भी मान लो, या तो 344 मान लो या 343। तो देखो ये जो चमक है हमारी आंखों तक प्रकाश के माध्यम से कितनी तेज आएगी, और ये हमारे साथ में, ये हमारे पास बहुत स्लो आएगी।
ठीक है। तो आप कहोगे कि प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसको किलोमीटर में बदलोगे तो 3 लाख ही आ जाएगा, या 3 × 10⁸ भी कह सकते हो आप। 8 ही है ना, ठीक है। और ध्वनि जो है वो बहुत स्लो चलती है इसकी तुलना में, तो लाइट की चाल अधिक है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। अरे पटाखा होता है भाई, बिल्कुल सही है यार, इस पे ज्ञान मत दो दोस्त, बिल्कुल ठीक है, चलेगा, क्योंकि उसकी गति तेज है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन इससे बनने वाला। अब इस चैप्टर में एक चीज और रह गई है जिसका नाम है ध्वनि के गुण। और ध्वनि के 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों को मैं एक साथ खत्म करना चाहूंगा। तकरीबन मुझे 15 मिनट चाहिए और हमारे पास अब 6 मिनट बची हुई है, तो वो बीच में रह जाएगा। मैं चाहता नहीं वो बीच में छूटे, इसलिए कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे और कल ही नए चैप्टर पे भी हम चले जाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो आशा करता हूँ करूंगा कि सब कुछ बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। देखिए, नया बैच शुरू होने से पहले अपना जो भी बैकलॉग है अगर किसी का रह गया है तो वो उसको कंप्लीट कर लो संडे वनडे में। परसों संडे है, आराम से 2 4 6 क्लासेज जो भी रह गई हैं, ताकि नए बैच में आप अच्छे से बस रिवीजन करो। और जब नए बैच में एंट्री लो ना, तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आपने पहले से नोट्स वगैरह बनाए हैं तो नोट्स वोट्स दोबारा मत बनाना। आपकी यही दिक्कत होती है कि फिर नए सिरे से फिर नोट्स बनाने बैठ जाओगे। दूसरे बैच में फोकस करना रिवीजन पे। और अगर मान लो किसी अध्यापक से कुछ रह गया है, दूसरे अध्यापक उसको ऐड करा रहे हैं, तो उसको सुनने पे ध्यान देना और अपने नोट्स में कहीं वहीं ऐड कर लेना। नोट्स की सजावट को या डबल नोट्स के नंबर कभी नहीं मिलेंगे। कोई सिलेक्शन लेते समय ये नहीं पूछेगा तेरे पास 1 जोड़ी नोट्स है, 2 जोड़ी है, साफ लिखें गंदे लिखें। हालांकि ठीक है, अपने समझने के लिए लिखने चाहिए, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नोट्स में लिखा है वो तुम्हारे भेजे में होना चाहिए। वही तो एग्जाम में परफॉर्म कराएगा आपसे। इसलिए अपने भेजे में जरूर उसको सेट करना। और ये बहुत अच्छा आपने स्टेप लिया पहले से तैयारी करके। मैं कहता हूं अभी देखो दूसरा बैच लॉन्च होगा, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे, भर्ती आ गई है ना, बहुत सारे नए बच्चे जुड़ेंगे, लेकिन आप उनसे सीधा 50% आगे हो अगर आपने पहले से बैच ले लिया था। और अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई बैच लेना हम बिक्री करना कह रहे हैं, तो फिर इस बैच के भी अलग से पैसे लेते हैं आपसे। हमने तो कितनी बार कहा कि भैया अभी बैच लो ताकि आपको तैयारी के लिए समय मिले। आपको उसी पैसे में डबल बैच मिल रहा है, 2 बैच मिल रहे हैं, इनको एक बार में मिलेगा। इसलिए अगर आपने समय निकाला है तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छे से रिवीजन करके अपने आप को एकदम बिल्कुल बेहतरीन बना लेना, ताकि आप बस वहां पे रिवीजन कर रहे हो। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।